प्रज्ञा, तो ठीक है, आज थोड़ी टेंशन में लग रहा है। बस थोड़ी नर्वस हूँ यार। क्या हुआ बताना। मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। पर मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा टेंशन तो होती है। तुझे किस बात की टेंशन है? मैं 37 इयर्स की हूँ और मेरे पहले वाले बच्चे को भी थैलेसीमिया है और मुझे अरे हाँ, समझ गई। तू वरीड है कि इस बार भी कुछ रिस्क हो सकता है ना? हाँ, मैं चाहती हूँ इस बार सब पहले से ही क्लियर हो जाए ताकि मैं और मेरा परिवार पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हों सब चीज़ों के लिए। सही सोच रहे। तू केएम हॉस्पिटल का जेनेटिक क्लिनिक में कंसल्ट क्यों नहीं कर सकते? वहाँ तुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आज ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका यहाँ आना दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार डिसीजन ले रहे हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम थोड़ा चिंतित है डॉक्टर। हमारे पहले बच्चे को थैलेसीमिया का बीमारी है और तब टेस्टिंग करने पे पता चला कि हम दोनों भी थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। और डॉक्टर, मेरी एज भी थोड़ी ज़्यादा है। हमें फिक्र है कि कहीं आने वाले बच्चे को खतरा तो नहीं। बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। जब आयु बढ़ जाती है, मोस्टली 35 इयर्स के बाद, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जैसे डाउन सिंड्रोम, इसके चांसेस हर प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली में कोई पहले से जेनेटिक बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया पहले आपके बच्चे में है, तो प्रीनेटल टेस्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा और भी कई जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे हाथ पैर कमज़ोर होना, चलने सुनने में दिक्कत होना या समझने में दिक्कत होना। क्या ऐसी कोई तकलीफ आपके या आपके फैमिली में है? नहीं डॉक्टर, पर हाल ही में मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। मेरे पिताजी और बुआ में भी ये तकलीफ करीब करीब 40 साल की उम्र से महसूस होने लगी है। इसका मतलब है आपके पिताजी के फैमिली साइड पे हियरिंग लॉस की हिस्ट्री है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू हो सकता है। कुछ प्रकार के हियरिंग लॉस आयु के किसी भी अवसर पर सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इसका टेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। हमें ये पहले कभी इतना सीरियस नहीं लगा था, पर अभी लगता है कि इसका जानकारी लेना ज़रूरी है। तो अभी अगर हमारे बच्चे में हियरिंग लॉस का रिस्क मालूम हुआ है तो क्या प्रेगनेंसी रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर जेनेटिक वजह समझ में ना भी आए तो भी हम प्रेगनेंसी के दौरान अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो डॉक्टर, ये टेस्ट कब और कैसे किए जाते हैं? प्रीनेटल टेस्टिंग में 2 तरह के टेस्ट शामिल होते हैं, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक। ये दोनों टेस्ट मिलकर हमें बेबी की हेल्थ और डेवलपमेंट, ये दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में किए जाते हैं। ये टेस्ट में ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी, ये दोनों का इंक्लूजन होता है। ब्लड टेस्ट में ड्यूअल या क्वाड्रुपल मार्कर की जांच की जाती है। जैसे आपको पहले भी समझाया, 35 इयर्स के बाद डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये टेस्ट से हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा NIPT यानी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जांच है। इसमें फीटल DNA यानी बच्चे के DNA को निकालकर हम जांच करते हैं। सीरम टेस्टिंग के अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी यानी सोनोग्राफी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके सहारे ना ही सिर्फ बेबी का ग्रोथ बल्कि कुछ जेनेटिक कंडीशन जैसे हड्डियों का सही से ना बढ़ पाना, हड्डी छोटी रह जाना, ये भी हम जल्दी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग यानी प्रेगनेंसी के पहले की टेस्टिंग, ये उन फैमिलीज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है कोई जेनेटिक बीमारी की। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ अक्सर लोग रिश्तेदारी में शादी करते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इतनी है, कैरियर टेस्टिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है। हम रेकमेंड करते हैं कि थैलेसीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और फ्रेजाइल एक्स, इन बीमारियों की कैरियर टेस्टिंग ज़रूर की जाए। तो डॉक्टर, इन टेस्ट के अलावा भी कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है हमें? अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ पॉजिटिव आया तो हमें प्रूफ करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना ज़रूरी है, जैसे CVS या एम्नियोसेंटेसिस। ये टेस्ट करके 3-4 वीक्स के बाद आप रिपोर्ट आने पे हमसे वापस आ। हमने जो स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट किए थे उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं। उससे ये पता चला है कि ये बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी नहीं है और बाकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए भी लो रिस्क आया है। आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं।
पर आपने कहा था कि जन्म के बाद भी कुछ टेस्ट होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? हाँ, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट जन्म के बाद 48 से 72 घंटे के बीच किए जाते हैं। ये एक सिंपल हील प्रिक टेस्ट है जिससे हम कुछ सीरियस लेकिन ट्रीटेबल कंडीशंस के बारे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, कुछ ब्लड के डिसऑर्डर्स जैसे G6PD डेफिशिएंसी या कुछ डेफिशिएंसी जिनके वजह से बच्चे को बार बार अकड़ी आ सकती हैं। क्या ये हर हॉस्पिटल में होता है? ज़्यादातर ये शहरी अस्पताल में अवेलेबल होता है, पर अवेयरनेस ही सबसे ज़रूरी है। कई परिवार को पता ही नहीं होता है कि ऐसे कोई टेस्ट अवेलेबल है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि डिस्चार्ज के पहले अपने डॉक्टर से इस टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछिए। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार का हिस्ट्री जानकर और ये समझकर कि टेस्टिंग क्या क्या बता सकता है, इन सब से हमको शांति और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तुम फिक्र मत करो, हम तैयार होने, प्लान करने और हर कदम सोच समझ कर लेने में मदद मिलेगा। कैसे हो तुम प्रज्ञा? मैं पहले से बेटर हूँ अब। चलो, अच्छा लगा सुनकर। क्या ये में कुछ मदद मिला? हाँ, अब काफी चीजें सेटल हो गई हैं। टेस्ट भी कराए हैं और रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस प्रेगनेंसी की जर्नी में मैं और शुभम काफी तैयार महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को जन्म से अच्छी लाइफ देना चाहते हो तो जन्म से पहले ही प्रीनेटल जांच शुरू कर दें। प्रीनेटल जांच में डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया और जन्म दोष जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है, जिससे माँ बाप और डॉक्टर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि बहरापन, अंधापन या मानसिक हैंडीकैप जैसी स्थितियों का पता प्रीनेटल जांच से नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही प्रीनेटल जांच से पता चलने वाली हर स्थिति में अबॉर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि बीमारी बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। जन्म के बाद के दिनों में नवजात शिशु की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि किसी रेयर या सीरियस विकार की जांच की जा सके जो जन्म के समय स्पष्ट ना हो। इस प्रारंभिक पहचान से जान बच सकती है और जीवन भर के हैंडीकैप को रोका जा सकता है। ये टेस्टिंग सुरक्षित, सरल और पूरे भारत में उपलब्ध है। एक जेनेटिसिस्ट होने के नाते मैं हर परिवार से आग्रह करती हूँ कि वे प्रारंभिक स्क्रीनिंग की शक्ति को समझाए और अपनाए। आपके शिशु का सुरक्षित भविष्य आपके हाथ में है। धन्यवाद।